हो गया? ओके, सो हमने कंप्लीट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, डिफरेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया. आफ्टर दैट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी ओवर है. एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी ओवर है. सो आज हम स्टार्ट करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ओवरऑली. ओके, तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, सपोज थिंक दैट एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 15 मार्क्स का और 16 मार्क्स का. एनयू एंड वाईयू बच्चे आपका 15 मार्क्स का आएगा एंड 16 मार्क्स का आएगा किनका? कुरुक्षेत्र बच्चों का. सो 15 हो या 16 हो, लिखना है एनयू बच्चों एंड वाईयू बच्चों को 6 पेजेस एंड कुरुक्षेत्र बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है 7 to 8 पेजेस विथ डायग्राम विथ कंक्लूजन. ओके, सो ये क्वेश्चन जब आए तो आप कैसे लिखोगे, ये माइंड में आएगा ना. तो फर्स्ट आप दोगे इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन देंगे हम? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, फर्स्ट पार्ट. सेकंड क्या है? आपको मीनिंग लिखना है. किसका? मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगेन. ठीक है, नेक्स्ट लिखना है डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दो डेफिनेशन देना है. आफ्टर दैट आपको छोटा सा पोर्शन कंप्लीट करना है, वो भी शॉर्टकट पॉइंट वाइज मैनर पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, देन आपको क्या लिखना है इसमें? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इतना लिखने के बाद आप आएंगे फोर्थ पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे जो मैंने फोर्थ मेंशन किया है उस पॉइंट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आपका फैक्टर्स होता है, हमने बोला है क्या, जैसे कि हो गया एकक, कौन से फैक्टर्स हैं. ठीक है, कौन से ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे जैसे डेवलपमेंट को क्या करता है? हैम्पर करता है या फिर रोक लगाता है. दैट इज उसको डेवलप होने नहीं देगा प्रॉपरली या वीक करेगा, ऐसे पॉइंट पे आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये डायग्राम कल हमने समझा था, दैट इज दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. इसको डोमेन्स कहते हैं या फिर स्तर कहते हैं. आपके पास स्तर कितने हैं या डोमेन्स कितने हैं और एस्पेक्ट्स कितना है? देयर आर 6 डोमेन्स. There are 6 domains. The first one is physical development, हिंदी में शारीरिक विकास, cognitive development, मानसिक विकास, emotional development, सांवेगिक विकास, moral development, नैतिक विकास, language development, भाषागत विकास, social development, सामाजिक विकास. ठीक है, ये आपके 6 एस्पेक्ट्स हैं. ये 6 एस्पेक्ट्स इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, जो कि मिलजुल के डेवलपमेंट एक पर्सन का करवाता है. ओके, क्लियर? ये पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ऊपर पढ़ा उसी के बेसिस पे. आफ्टर दैट हम मूव करते हैं, कौन से पॉइंट पे? प्रिंसिपल्स भी पढ़ चुके हो तो प्रिंसिपल क्वेश्चन में हमारा नहीं है. हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट. कौन से ऐसे कारण हैं जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है या उसको रोक लगाता है? कौन से ऐसे कारण हैं? नंबर 1, हेरिडिटरी फैक्टर. हेरिडिटरी मतलब आनुवांशिक गुण. दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स और हिंदी में बोले तो गुणसूत्र. ठीक है, जो कैरेक्टर्स एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसे हेरिडिटरी फैक्टर बोलते हैं. देन आता है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर. बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होता है उसको बायोलॉजिकल बोलते हैं. जो भी चीज़ों में जीवन है उनमें जो गुण रहता है, जीवन है, जिसके वजह से वो जीवित है, उसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोले जाते हैं. नेक्स्ट, इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस वाइज यहाँ पे मैं 2-3 वर्ड्स बोलती हूँ, जैसे कि हो गया एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग. किसी चीज़ पे तर्क लगाना, किसी चीज़ का समाधान करना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना कारण दिखाना कि क्या कारण हो सकता है, इसका मतलब है ये इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है ये मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आईक्यू. आईक्यू, ठीक है.
IQ का भी फॉर्मूला अलग है, उसे भी हम पढ़ेंगे नेक्स्टली। IQ अभी इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बोलोगे आप एजुकेशन में बहुत अच्छे हो, यू आर गुड इन स्टडीज, यू आर गुड इन स्टडीज, बट यू आर नॉट गुड इन क्रिएटिविटी, यू आर नॉट गुड इन कुकिंग, so your IQ in one subject or one area is greater than the other area। आपका IQ एक एरिया में बहुत अच्छा है बट दूसरे एरिया में बहुत बुरा है। वो काम के ऊपर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है उस काम पे ऊपर, या एटीट्यूड कैसा है, या फिर आपका बिहेवियर कैसा है, आपका करने के लिए जो इच्छा है, मोटिवेशन है, आपके पास कितने हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशंस मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमोशंस। ओके, अगर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ दैट इज मैं पॉजिटिव में हूँ। ठीक है। हैप्पी मोमेंट्स, अम्यूजमेंट, लाफ्टर, खुश रहना और सबको हंसाना, खिलखिलाना, ये इसे बोलते हैं आपका इमोशंस के पॉजिटिव गुण। नेगेटिव कौन से हैं? जैसे रोना धोना, आप रोते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहना, परेशानी तनाव में रहना, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा दुखी रहना, सैडनेस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं। एंड इमोशंस आपके बॉडी को कभी कभी डेवलपमेंट से रोक सकता है। ठीक है, आपका पर्सनालिटी वीक कर सकता है। आपको एज ए टीचर क्या लगता है कि कैसा रहना चाहिए? सोचो, मुझे बताना। सोशल नेचर, नेक्स्ट वन, पता है सोशल नेचर के अकॉर्डिंग हम किस टाइप के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं? ओके, टेल मी दैट। आप इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट हैं? एक्स्ट्रा पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, कल के पॉइंट्स में ही था बट एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया है? ठीक है, हमने क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डिटेल दे रही हूँ। ठीक है, देखो, ये चाइल्ड डेवलपमेंट इज जनरली क्लासिफाइड इन 5 स्टेजेस। ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, MCQ, अभी से जो पॉइंट बोलते जा रही हूँ ना, अगर कोई एक बच्चा पढ़ ले उसका ना अराउंड बोल सकते हैं 10 to 20,000 रुपीज़ बच जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन। उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स या कोचिंग्स नहीं लेना है टीचिंग जॉब के लिए, अगर ऐसा कर लेते हो अभी से। ठीक है, नेक्स्ट प्री नाटाल पीरियड, ये कल ही कर लिया था, क्विकली थोड़ा करते हैं। 9 months बिफोर बर्थ, अरे प्री नाटाल मतलब गर्भावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था था। ठीक है, 9 महीने का होता है। 9 महीना अगर काउंट नहीं कर पा रहे हो तो 9 into 30 कर देना, 270 डेज आएगा। बट कुछ मंथ्स में तो 31 डेज भी होते हैं, उस अकॉर्डिंग 270 to 280 डेज हमने किया था। ओके, इन्फेंसी बर्थ टू 2 years मतलब 0 to 2 years। पता है इसमें क्या होता है? इन्फेंसी ऐसा पीरियड है जब बच्चों को भूख लगे तो रो के बुलाएंगे, जब बच्चों को प्यास भी लगे तो रो के बुलाएंगे, जब बच्चों को कुछ भी चाहिए ऐसे करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड क्विंग। क्विंग, क्विंग, इसको क्विंग बोलते हैं। दैट इज COOING, क्विंग। क्विंग मतलब कू कू करना, ऐसा याद रखते हैं। ठीक है, कू कू क्वां क्वां साउंड करेगा, ये कू कू करेगा, ऐसा वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे ये समझो कि हमारे बॉडी में कितने सेंसेस हैं? देयर आर 5 सेंसेस। किसी के मतलब सारे पर्सन्स के बॉडी में 6 सेंसेस होते हैं एंड 6 सेंसेस एक्टिव, मतलब 6 वाला सेंस एक्टिव नहीं रहता। उसे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, बहुत सारा तप, मतलब बहुत ज़्यादा पेनांस, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बट अभी के लिए बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 सेंसेस हैं एंड 5 सेंसेस बहुत एक्टिव रहता है बचपन में, क्योंकि हर एक चीज़ को बताने के लिए किसी भी पर्सन को हमें सेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। इफ मैं छोटी बच्ची हूँ, 0 to 2 years के अंदर हूँ, मैं बोल नहीं पाती क्लियरली। ओके, देन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड 2 to 6 years। देखो वर्ड समझना है। प्री स्कूल एज, बच्चा अभी स्कूल जाना चाहता है बट गया नहीं है, रेडी हो रहा है, दैट इज अ प्रिपरेशन स्टेज। प्री स्कूल एज मतलब अभी स्कूल से पहले हम बच्चे को प्ले स्कूल भेजेंगे। प्ले स्कूल और डे केयर सेंटर्स, और हिंदी वाले और उड़िया वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हम लोग जैसे जाते हैं आंगनबाड़ी में भी, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, जहाँ पे हमें केयर मिलता है, ABCD सिखाया जाता है और नर्सरी पोएम्स, राइम्स, बॉडी वेट मैनेजमेंट, खाना पीना, सब कुछ का ध्यान दिया जाता है। वो पॉइंट है प्री स्कूल एज। लेटर चाइल्डहुड पीरियड में 7 to 11 years, और इसको बोलते हैं गैंग एज। बच्चा ना गैंग में रहना पसंद करता है, अपना एक टोली है भाई, इसके साथ रहना है। ठीक है, और कहीं पे भी जाना है, चल राहुल घूमने जाते हैं, मतलब साइकिल या चल के और खेलने कूदने भागेंगे, ऐसे टाइप के हैं। ठीक है, इस स्टेज में
लास्ट होता है एडोलेसेंस स्टेज, जो टीनेज था, आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे होता था। मेन वर्ड मैंने आपको बोल दिया है ऑलरेडी, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन्फेंसी स्टेज में मैंने आपको क्या बोला, बच्चा यहाँ पे क्या लर्न करेगा, एक ही चीज़ लर्न करता है। 0 to 2 है ना, तो पहले तो 0 to 1 में जाए बच्चा, फिजिकल डेवलपमेंट फास्टर है ना, तो बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा। क्रॉलिंग, अपने घुटनों के बल चलना, ओके। एंड उसके बाद क्या करेगा, वॉकिंग। वॉकिंग के बाद क्या करेगा, रनिंग, ठीक है। रनिंग के बाद क्या करेगा बच्चा, जंपिंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट आपको बताता है कि हम अर्ली स्टेज में जाने वाले हैं, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जाने वाले हैं, ओके। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है ना, बहुत ही अच्छा पीरियड है, बिकॉज बच्चा ना यहाँ पे खिलौने के साथ खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है, तो इसको ना टॉयज वाले एज बोले जाते हैं, मतलब टॉय एज। टॉय एज, खिलौने के साथ खेलते हैं, अपना एक खिलौना रहेगा, उसका नाम दे देंगे। मिनी है मेरा डॉल का नाम, और मेरा कार्टून का नाम है बैटमैन, मैं उसके साथ ही खेलूंगा। मैं गन से खेलूंगा, मैं कार से खेलूंगा, दैट मीन्स मैं बॉय हूँ। मैं फ्रॉक बनाऊंगी डॉल के लिए, कुकिंग सेट के साथ खेलूंगी, किचन सेट रहेगा मेरा, डॉक्टर वाले सेट रहेंगे, देन मैं गर्ल हूँ, ओके। ये डिसाइड किसने किया, सोसाइटी ने किया, ओके। तो इस एज के अकॉर्डिंग क्या समझते हो, मैं टॉय एज में हूँ, ओके। खेलने कूदने का टाइम है मेरा। और अभी मैं कौन से स्टेज में जंप करने वाली हूँ, वो तो था कि प्री स्कूल स्टेज के लिए रेडी हो रहे हैं। अब क्या है, प्री स्कूल में एंटर करेंगे, प्री स्कूल में एंटर करेंगे, एंड आफ्टर दैट प्री स्कूल और प्ले स्कूल में एंटर करेंगे अर्ली चाइल्डहुड में प्रॉपरली। उस स्टेज में बस रेडी हो रहे थे, क्योंकि 2 साल वहाँ पे इन्वॉल्व है ना। फिर बच्चा यहाँ पे ना सेल्फ सेंट्रिक और ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब थोड़ा सा अहंकारी है, अपने बारे में सोचता है, ध्यान खींचना जानता है। मैं छोटा हूँ, मुझे जो चाहिए वो दे दो। आई वांट चॉकलेट, तो मुझे चॉकलेट दे दो। आई वांट मतलब कोई टॉय कार्ड चाहिए, टॉय कार्ड दे दो। मेरा बात सुनना इंपॉर्टेंट है, मेरा बात सुनो बस। तो दैट इज़ अ ईगो सेंट्रिक, ठीक है। किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, ना ही वो किसी और को कुछ देता है, ओके। ईगो सेंट्रिक, इट इज़ ए सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये याद रखना। इस टाइम पे बच्चे को जो लैंग्वेज से बात करोगे वो लैंग्वेज वो सीख जाएगा, क्योंकि 2 से 7 साल का बच्चा है। तो इस स्टेज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड होता है। बच्चा अगर सुनेगा ये बिड़ू चलता है क्या, वही सीखेगा। स्लैंग दे रहे हो, वही सीखेगा। अगर पेरेंट्स के साथ हमेशा झगड़ा होता है किसी और का, तो वही सीखेगा। जो लैंग्वेज बोलोगे, तू कैसा है तो तू ही सीखेगा, आप बोलोगे तो आप सीखेगा, राधे राधे बोलोगे तो राधे राधे भी सीखेगा। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, नेक्स्टली सराउंडिंग के ऊपर। लेटर चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा ज्वाइन करता है ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल मतलब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है पता है, एजुकेशन सिस्टम, उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से, नियर अबाउट 16th सेंचुरी से हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस पीरियड से हमें बोला गया ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, क्योंकि अभी तक इसको बस मॉडिफाई किया गया है, बट एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया गया है, ओके। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसलिए इसे बोला गया बच्चा क्लास 1 में एंटर कर रहा है, 7 साल का हो चुका है। सो दैट ये एलिमेंटरी स्टेज है। एलिमेंटरी मतलब प्राथमिक शिक्षा का जगह, जहाँ पे जिस विद्यालय में 1 to अभी अप टू 8 क्लास तक पढ़ाई होता है, उसको एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ट्रबलसम एज। बच्चा ट्रबल फेस करता है, बहुत ज़्यादा उसको इश्यूज होते हैं, परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर रहा है। वहाँ पे कैसे लोग होंगे, किस टाइप का टीचर होगा, क्या टीचर मुझे अंडरस्टैंड करेगा, या मुझे वहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, क्या मैं पढ़ पाऊँगा, मुझे पढ़ने का इशू है, मुझे खेल कूद में इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रबलसम एज, मुश्किलों में फंस जाना, ठीक है। चिल्ड्रन डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप्स। अभी जो एज है ना 7 से 11 साल वाला, बच्चे देखना हमेशा खेलना कूदना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ का मतलब ही नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई टेंशन, और स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खाओ पियो एंड दोस्तों के साथ घूमो, ठीक है। तो ये पीयर ग्रुप है, सेम एज वालों के साथ घूमेगा। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिंस। इसी स्टेज से बच्चे का क्रिएटिव पर्सनालिटी, कि बच्चा एक
खेल कूद में अच्छा होगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा, या फिर एजुकेशन में जाएगा, एकेडमिक करियर अच्छा करेगा, या मेडिकल में जाएगा, या फिर वो कुछ बड़ा होके कुछ अलग बनेगा। यहाँ से ही उसका पोटेंशियलिटीज पता चलता है, क्या एनर्जी है, कौन सा ऊर्जा उसमें भरा हुआ है निकलेगा, वो देखने को मिलता है। Experiences of this period influence the child throughout his life. जो भी एक्सपीरियंसेस है ना थ्रू आउट हिज लाइफ, ये एक्सपीरियंसेस 7 से 11 साल के अंदर जो भी मिला था वो बच्चों को लाइफ टाइम हेल्प करता है। एडोलेसेंस पीरियड को क्या बोलते हैं पता है? द पीरियड ऑफ और द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रोम, तूफान चल रहा है मन के अंदर बहुत ज़्यादा। नाउ वी आर वेरी स्टेबल। ये आपने देखा होगा, आपको कोई भी चीज़ में डिसीजन लेने में इतना घबराहट नहीं होता अभी, बट जब हम टीनेजर्स थे ना, कोई कुछ पूछे तो डर लगता है, कोई कुछ जानना चाहता है शर्म आता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट करता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा रोल क्या है, मुझे नहीं पता कि मेरा सरनेम क्यों ही ऐसा बना, क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे इतना चिल्लाते हैं, कुछ नहीं पता बच्चे को, टीनेज में है, उसको सारी चीज़ें हर पॉइंट पे सही भी लगता है, हर पॉइंट पे गलत भी लगता है। और इस पॉइंट को किसने दिया था इस टर्म्स के साथ? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, ओके, स्टैनली हॉल, HALL, ठीक है, कैपिटल लिख दिया, HALL, रिमेंबर करना, स्टैनली हॉल, HALL। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ पर्सन्स लाइफ। अगर टीनेज है ना, बहुत क्रिटिकल है। Somehow students are not aware about menstruation cycle also. They don't know how hygiene is maintained. कैसे maintain करना चाहिए, क्यों maintain करना चाहिए, they don't know. Even for a boy also, they don't know how to secure their body, how to clean up their body properly. Why we use the different clothes for every day. क्यों हम different कपड़े पहनते हैं हर दिन अलग अलग, क्यों पहनते हैं कुछ नहीं पता, बट करते जाते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल स्टेज है लाइफ का, ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज। इसको गोल्डन एज भी हम बोल सकते हैं, बट गोल्डन एज ये नहीं है। गोल्डन एज बोलने से क्या होता है, जहाँ पे हर कुछ चीज़ हैप्पी हैप्पी होता है। कुछ बुक्स में ना चाइल्डहुड को गोल्डन एज मेंशन किया गया है, कुछ बुक्स में एडोलेसेंस को मेंशन किया गया है। तो वहाँ पे ना क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, क्योंकि हायर साइकोलॉजी के मतलब बुक्स में चाइल्डहुड को ही गोल्डन एज बोला गया है। अब देखते हैं नीचे क्या है। ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। मैंने अभी बोला था, अरे मेरा आइडेंटिटी क्या है, मुझे टीनेज में पता ही नहीं रहता है, हमारे किसी को नहीं पता था मेरा आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, किसी को नहीं पता। सो एट दिस स्टेज एडोलेसेंस फेस मेनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंज। पर्सनल चेंज, पर्सनालिटी में भी चेंज होता है, बायोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस होते हैं, और बॉडी के साथ साथ बॉडीली जब भी चेंजेस होते हैं ना, सोसाइटी में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी बहुत सारे बातें बोलते हैं, वो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस स्टेज में एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट। दिस इज द ट्रांजिशनल स्टेज वेयर अ पर्सन ट्रांजिस फ्रॉम ए चाइल्ड टू एडल्ट। ये एक ट्रांजिशन स्टेज है, जब बच्चा एक छोटा था, चाइल्डहुड में था, उस स्टेज से लेके एडल्ट में वो कन्वर्ट होने वाला है। मतलब अगर वो 12 ईयर्स का है ना, अभी तक उसको हम बच्चे बोल रहे थे, पर जैसे ही वो 19 में जंप किया वो एडल्ट हो गया। तो इस स्टेज को, बीच का जो पीरियड है, इसको हमने एडोलेसेंस बोला, एडोलेसेंस बोला, ठीक है। सो इट इज़ ए ट्रांजिशनल स्टेज, और इसको हम ब्रीज एज भी बोल सकते हो, और ब्रीज स्टेज भी बोल सकते हो। ब्रीज मतलब आपका पुल और ब्रीज जैसा बनता है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, वैसा। एडोलेसेंस फेस एडजस्टमेंट, अभी बोला था ना, एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दे बिकम एग्रेसिव एट टाइम्स। अगर कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन ना मिले ना, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इन दिस स्टेज थॉट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। सोचना, हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, बिखरे हुए होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि हर एक चीज़ को तोड़ के समझना भी इंपॉर्टेंट होता है डीपली नॉलेज लेने के लिए। एंड लॉजिकल भी है, तर्क संबंधित, जहाँ पे लॉजिक यूज़ किया जा सके। अरे ऐसा क्यों हुआ, इस कलर का मतलब ये कलर वाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं है, या फिर इसमें सारे कलर मिक्स के वाइट बन गए, तो वो प्रिज्म का रूल बनेगा। तो वो वहाँ पे डिसाइड करते, तर्क लगाते, लॉजिक लगाते, देन प्रूव करते हैं। ओके, क्या हम क्लियर हैं? तो ये फैक्टर्स जानने से पहले हमने समझ लिया क्विकली कि
एक बच्चे का क्या क्या पॉइंट था, स्टेजेस क्या क्या थे। मैंने नहीं बोला डोमेन्स क्या क्या थे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी नहीं बोला, मैंने बोला अभी स्टेजेस क्या क्या थे, स्तर कितने थे, हो गया। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जो फैक्टर्स आपके अंदर से भी एंड बाहर से भी, ठीक है, बच्चे को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चों को डेवलप करवा रहा है, उसके ग्रोथ में आगे बढ़ा रहा है या ग्रोथ को हैम्पर भी कर रहा है। हर एक काम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, यू नो दैट, कि हर एक चीज़ का दो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो आप सोच लो, एक कॉइन पकड़ा है ना, अभी देखो, एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ठीक है, हर एक पेज का दो साइड्स होता है। हमारे सर का भी दो फेस है, मतलब एक फेस होता है जिधर से हम देख रहे हैं और पीछे वाला है जहाँ पे ब्लंड है, जो ओपन बिल्कुल नहीं है। बॉडी का भी दो साइड्स हैं, आगे का पीछे का, डोर्सल एंड वेंट्रल बोलते हैं। तो ऐसे में हर एक चीज़ का दो पहलू होगा, ठीक है, एक जो अंदर से वर्क कर रहा है दैट इज इंटरनल, एक जो बाहर से वर्क कर रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स में देखो, पहला पॉइंट ही हमने क्लियर कर लिया है अभी, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से होगा, अंतर्भुक्त, और बहिर्भुक्त जो है वो है एक्सटर्नल। अंतर्भुक्त एंड बहिर्भुक्त, अंतर्भुक्त एंड बहिर्भुक्त। चलो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में पॉइंट्स में और जाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या कैरी करते हैं, देख लो अच्छे से। हेरिडिटी फैक्टर्स जो पढ़ चुके हो, अभी थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया है। हेरिडिटी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर्स। जो अभी पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था, वो सारे पॉइंट्स आपके इंटरनल फैक्टर्स में आ गए। बोलो मैम कैसे आएगा इंटेलिजेंस? अच्छा, इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करते हो बाहर, बट उसके एक्टिविटी तो सर पे होता है, अंदर है ना। थिंकिंग आपके बॉडी के विद इन होता है। बायोलॉजिकल, बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी का फिगर डिस्फिगरेशन हो रहा है या फिर हाइट ग्रोथ बढ़ रहा है तो बॉडी के विद इन ही हो रहा है, और जो शो हो रहा है या रिप्रेजेंट हो रहा है आपके आउटर पार्ट से, ठीक है। कोई इमोशंस अंदर से ही आ रहा है, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर देना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना कि फॉर इमोशन व्हिच बॉडी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा बॉडी पार्ट है जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलो, तो हमारा आंसर मिल गया, दैट इज अ ब्रेन। ब्रेन का भी अगेन पार्ट आया माइंड। माइंड इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एज पर दैट वी कंट्रोल आवर इमोशंस और शेयर आवर इमोशंस। और बहाना है या रखना है, हंसना है या खेलना है, वो समझ आता है। चलो, सोशल नेचर समझा था, अभी चलो एक एक पार्ट को चार चार लाइन में लिखेंगे, ठीक है। हेरिडिटी फैक्टर्स, it is a process in which the physical and social characteristics transmitted from parents to child। देखो, कुछ गुण होते हैं हमारे, शारीरिक गुण, ठीक है, जैसा आपका कलर, हाइट, वेट, ये कुछ भी चीजें हैं जो आपके शरीर के अंदर है, वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? दैट इज द जीन। जीन के थ्रू कंट्रोल होगा। जीन क्या है? जीन आप बोल सकते हो ये क्रोमोसोम्स का एक पार्ट है या गुणसूत्र है, जो गुण को कैरी करके ले जाता है, पकड़ के ले जाता है, ठीक है। तो ये गुण कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर पास होता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली पास होते हैं बता सकते हो? फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल, बॉडी का शेप, साइज, हाइट, वेट, नेल का शेप, आईब्रो का शेप, आई कलर, लिप्स शेप, लिप्स का कलर, टीथ शेप, टीथ का कलर। अभी देखना, आप बोलोगे मैम टूथ का कुछ कलर होता है क्या? हाँ, ऑब्वियस होता है, किसी का येलोइश होता है, किसी का रेडिश होता है, किसी का पूरा प्योर वाइट होता है। क्लीन ज़्यादा रहोगे तो उसके बेसिस पे साइजेस अगेन वेरी करते हैं, सबके साइजेस अलग अलग हैं, इसलिए स्माइल करेक्शन किया जाता है उस बेसिस पे। तो ये है आपका हाइट, वेट, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द स्किन एटसेट्रा आर डिसाइडेड बाय हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। तो हेरिडिटी के बेसिस पे ये सब डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, दैट इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर, आप बोलोगे मैम हेरिडिटी भी तो बायोलॉजिकल है। अरे है, बट बायोलॉजी में और भी पार्ट्स है। बायोलॉजी डजंट इंक्लूड ओनली हेरिडिटी। ये नहीं बोल रहे कि ओनली उसको कैरी करेगा। अरे बायोलॉजी में फिजियोलॉजी भी आ रहा है ना, बॉडी के जो भी जैसे आप रेस्पायर करो, सांस लिया, सांस छोड़ा, ये भी प्रोसेस एक है। सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, देख नहीं रहे हो, अभी मोबाइल ही देख रहे हो, ओके, कल देख लेना।
देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, दीज आर ऑल्सो बायोलॉजिकल पोर्शंस। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्ट में आता है। तो ये फैक्टर्स फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक, इतना सब कैरी करता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका बॉडी शेप, साइज सब आएंगे। फिजियोलॉजी, एक पर्सन का सुना होगा, पतले लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, सुना है कि नहीं? ये कहावत सुना होगा, पतले लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो मोटे दिख रहे हैं कम खाते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। 90% केस नहीं, 50-50 लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ से आया? ये कंडीशन भी बॉडीली है, बायोलॉजिकल है, जेनेटिक्स से आ रहा है एंड इसके थ्रू बोला गया ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है। मतलब आप कितना जल्दी खाना को पचा रहे हो, दैट इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन वन काइंड ऑफ फिजियोलॉजी है। एक्सक्रीशन, आपको डायबिटीज़ है नहीं है, आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है नहीं है, ये सब भी आपका बायोलॉजिकल पोर्शन में आता है। केमिकल, अभी एक इशू होता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर होता है, ADHD। बच्चे फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है क्लास में, तो उस टाइप के कंडीशंस को बहुत लेंथी पीरियड तक अगर चले जाए तो उनको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। जो बच्चों को ये होता है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर का ही पार्ट है, तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। और हार्मोन्स एक टाइप का बोल सकते हो जुइसेस है। ये जुइसेस आपके बॉडी से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ग्रंथियाँ रहती है, ग्लैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं, उस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, जस्ट लाइक आपका हाइट का और आप लंबे होंगे छोटे होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? आपके हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी, वो आपका डिसाइड करता है कितना सीक्रेशन करना है। ठीक है, वैसे प्रोलैक्टिन है, मेलानिन है, मेलानिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेलानिन कम होगा तो क्या होगा, ये बताना मुझको। तो ये सारे चीज़ केमिकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। तो ये सारे मिला के ये फैक्टर्स जो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन वर्क के लिए। द चिल्ड्रन हु आर फिजिकली वीक, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकली वीक है, शारीरिक अवस्थाओं से वो बहुत ही वीक होते हैं एंड कैन नॉट डू वेल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो शारीरिक अवस्थाओं से बहुत ही वीक होते हैं वो कभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छे नहीं होते। जैसे कि एक बीमारी का नाम बोलियो, पोलियो। पोलियो अगर हो जाए किसी भी पर्सन को, आप बोलोगे हमने खुराक लिया हुआ है, 2 बूंद जिंदगी के ले लिए हैं, फिर भी हमें ऐसा होगा, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आपके फैमिली में किसी को था तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अकॉर्डिंग क्या समझे, अगर मैं फिजिकली वीक हूँ, कोई भी मेडिसिन बाहर से ले लो फिर भी ठीक नहीं हो सकता, और वो किस में शो होगा, मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शो होगा। ठीक है, चलो इंटेलिजेंस में आता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, हाँ यस प्लीज बोलो। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, मुझे वो बीच में वो समझ में नहीं आया, आपने बोला कि कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं, माइंड मतलब उनका एब्सेंट रहता है, वो पार्ट क्या था? ADHD लिख लो। अटेंशन, A फॉर अटेंशन, D फॉर डेफिसिट, H फॉर हाइपर सेंसिटिविटी, D फॉर डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, मैंने बस एग्जाम्पल दिया एक, हो गया। चलूँ मैं आगे, ओके चलो। सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। देखो इंटेलिजेंस का मतलब नहीं है कि बस मैथ्स अच्छा कर दो या फिर कोई काम जल्दी से कर लो, यही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस ऐसा भी हो सकता है कि आप क्विकली लर्न कर लो, कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, आप क्विक लर्न करते हो। एडजस्टमेंट भी अच्छा कर लेते हो, सोसाइटी में एडजस्ट हो सकते हैं, और सही टाइम पे सही डिसीजन लेना आता है, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। एडजस्ट हो सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, ओनली पढ़ाई में नहीं, कोई भी काम सीखने को लर्निंग बोला जाता है, एनी टाइप ऑफ थिंग, वट एवर मे बी, आप जो भी थिंक करो, जस्ट लाइक यू वांट टू लर्न कुकिंग, सो कुकिंग ऑल्सो लर्निंग, इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। डांसिंग किसी से सीखते हो ना, किसी और से सीखा, उसको देख के ऑब्जर्व करके सीखा, ये भी लर्निंग है। पूरे दिन जो आप सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मीन्स आप लर्निंग पीरियड में हो। सो लर्निंग ऑल्सो क्या है, डेवलपमेंट जैसा ही है, टू टूम चलेगा, एंडिंग होगा जब हमारा डेथ होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। चलो नेक्स्ट, इट हैज़ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
इसका रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ. इट अफेक्ट्स देयर सोशल बिहेवियर, मोरल जजमेंट, इमोशनल मेकअप. अगर आप इंटेलिजेंट हो तो क्विकली कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो इमोशनली आप स्ट्रांग बन सकते हैं. ठीक है. सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में क्विकली कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, सॉल्व करके एडजस्ट कर लोगे. मोरल जजमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत है. नैतिक विचार, नीति नियम के द्वारा विचार करना. लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू सोचना समझना, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मोरल जजमेंट. ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं. चलो इमोशनल फैक्टर्स में आते हैं. मैंने ऑलरेडी इमोशंस का बोल दिया है. ठीक है. इट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बहुत सारा पॉइंट्स हैं. एक बच्चा सफ़र कर रहा है, सोचो मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ. ठीक है. आई एम अ वेरी वीक चाइल्ड एंड वन ऑफ द पुअरेस्ट चाइल्ड ऑफ योर क्लास. नॉट पुअरेस्ट बाय अर्निंग मनी से मैं पुअर नहीं हूँ, बट आई एम वेरी जस्ट लाइक बोल सकते हो don't know how to control the emotion, negative emotion. I'm very weak. I'm just sensitive, very sensitive also. मैं बहुत ही weak हूँ, sensitive हूँ. पैसों से कमी नहीं है, बट मैं कोई चीज़ को देखता हूँ समझ नहीं पाता हूँ, रोना शुरू कर देता हूँ. मैं छोटे छोटे चीज़ों में जेलस हो जाता हूँ, मैं छोटे छोटे चीज़ों में गुस्सा हो जाता हूँ. तो ये जितने भी पॉइंट्स है, क्या ये सारे पॉइंट्स आपके बॉडी में कोई इम्पैक्ट डालेंगे, आपके डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डालते हैं? यस और नो? या फिर लड़कियों से फ्रेंडशिप या फिर लव में पड़ जाना, वैसे ही सेम लड़कियों के लिए भी है. लड़कों से फ्रेंडशिप, गलत चीज़ों में पड़ जाना, संगत गलत होना, तो इसके वजह से इमोशनल डैमेज होता है. प्लस कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी है, घर पे पेरेंट्स अच्छे नहीं होते. दे थिंक दैट दे आर गुड पेरेंट्स, बट दे डोंट ऑलवेज सपोर्ट हर और हिज चाइल्ड. उनके बच्चों को वो सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना ही हेल्प करते हैं. तो इन सारे पॉइंट्स पे टीचर्स का रोल सोच लो कितना स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. यू आर ए ग्रेट टीचर, दैट मीन्स यू कंट्रोल एवरीथिंग. यू हैव ए ग्रेट पोटेंशियल टू काउंसिल एवरीवन. आपके पास गाइडिंग काउंसिलिंग के लिए कैपेसिटी होना चाहिए. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है. इमोशनल फैक्टर्स में एक को लेके बताया गया था, तो हमने बोल दिया है कि एक बच्चे का अगर सब कुछ वीक रहेगा, दैट मीन्स उसका डेवलपमेंट भी बहुत वीक रहेगा, बिकॉज वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है. सोशल नेचर, मैंने अभी बताया था ना, सोशलाइजेशन. अरे सोशलाइजेशन क्या है पता है? हिंदी में बोलते हैं सामाजिकीकरण. सामाजिकीकरण मतलब समाज में रहने लायक खुद को बनाना. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं. एंड इंग्लिश में बोलते हैं द एबिलिटी टू एडजस्ट इन द सोसाइटी विद द सोशल नॉर्म्स एंड सोशल रूल्स. The ability to adjust in the society with the social norms and social rules. सोसाइटी के जो भी धर्म है, नियम है, उसका पालन करना. जस्ट लाइक फंडामेंटल रूल्स, मौलिक अधिकार आपका जो भी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसी के अकॉर्डिंग चलना. और सोसाइटी में सबके साथ बातचीत करना, शेयर करना, अपने पॉइंट्स को समझाना, इसे बोलते हैं सोशलाइजेशन. और सोशल नेचर का मतलब है अगर हम लोगों के साथ अच्छे से रहे, झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से रहते हैं, तो हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट पॉसिबल है. अच्छा बताओ, आप मेरे साथ 2 साल रहोगे, कमिंग 2 years रहोगे, अगर आप मेरे साथ अच्छे से रहे, हम भी अभी फैमिली में ही है ना, एक फैमिली है, हमारे भी एक फैमिली है. ये हमारा 2024 से 26 का फैमिली है, जहाँ पे 350 से 400 बच्चे प्रेजेंट हैं. तो ये बच्चे अगर मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, हाँ आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मुझसे भी बड़े होंगे, मुझसे छोटे भी हैं, बट ऑल आर स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स ही हैं. तो अगर आप अच्छे से रहोगे, दैट मीन्स ऑब्वियस है आपका भी ग्रोथ होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा, मेरा भी डेवलपमेंट होगा. बस इतना समझो एज अ टीचर क्या रोल है आपका इन सोशलाइजेशन. ऑल्सो कितना गाइड करना पड़ता है वो सोच लो. ये हमारा ख़त्म होता है इंटरनल फैक्टर्स, जो आपके माइंड को, मन को, ब्रेन को, आपके अंदर के जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है बाहर. आप अंदर से कंट्रोल्ड हो तो बाहर से भी अच्छे दिखोगे, आप अंदर से बिखरे हुए हो तो बाहर से भी बुरे दिखोगे, अगली दिखोगे, आपका बिहेवियर अगली, आप पूरा ही सब कुछ अलग दिखेगा. ठीक है. अभी देखो एक्सटर्नल फैक्टर, पता है एक्सटर्नल क्या है? जो हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट है. बहिर्भुक्त है, जो शरीर के बाहर है. सो शरीर के बाहर कौन सा है? एनवायरमेंट. पहले समझो एनवायरमेंट कब का समझना है. एनवायरमेंट अवेलेबल इन द वूम्ब ऑफ द मदर. एक एनवायरमेंट रहता है, सोच लो एक मदर का बॉडी है, मैंने एक मदर का बॉडी बनाया. ठीक है, दिस इज मदर बॉडी. ठीक है, यहाँ पे बच्चा प्रेजेंट है. ठीक है, प्रेजेंट है. अभी ये तो बच्चा है, बट बच्चे के सराउंडिंग एक थैला जैसा बना हुआ है, बैग है. ठीक है, बैग है. सो सॉरी, यहाँ पे होगा साउंड, दिवाली आ रहा है. ओके चलो.
तो ये बैक से ये जो उम्ब है, उम्ब का कोई गैप है ना, बहुत सारा गैप है यहाँ पे, इस गैप को हम अगर देखें तो ये मदर बॉडी का एनवायरनमेंट है, माँ के पेट का और माँ के उम्ब का, गर्भाशय का एनवायरनमेंट है, ठीक है, परिवेश है। और बेबी के अंदर जो है, बेबी के बैक के अंदर है, पाउच के अंदर है। सो यहाँ पे बोला गया एनवायरनमेंट अवेलेबल इन द उम्ब ऑफ द मदर, मदर के पास जो भी बेबी के लिए उम्ब में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट, वो कैसे होना चाहिए। द एनवायरनमेंट ऑफ द उम्ब मतलब गर्भाशय ऑफ द मदर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा बताओ, अगर मैं मदर हूँ, ठीक है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, बट मेरी शादी तक नहीं हुई है, बट सोच लो, सोचना पड़ेगा, अगर समझना चाहते हो पढ़ाई को तो खुद को ही अभी अज्यूम करके पढ़ो। प्रेग्नेंट हो, ठीक है, मैंने अच्छे से खाना पीना नहीं किया, सो क्या मेरे बच्चे को अच्छे से खाना पीना या न्यूट्रिशंस मिलेगा? यस और नो? यस और नो? नो मैम। तो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हुआ पे, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मेरा बच्चे का तबीयत खराब, वो माल क्या होगा, एडजस्टमेंट में रह सकता है, बट माल न्यूट्रिशन होके उसका तबीयत खराब रहेगा। मे बी बच्चे जॉइंटेड होंगे जो अगर ट्विंस हुए, या फिर एक बच्चा भी आया तो उसका पैर नहीं होगा तो हाथ नहीं होगा, या सर आधा ग्रो किया है आधा नहीं किया है, ये सारे इश्यूज हैं अगर अल्कोहलिक मदर या फिर फादर होते हैं, ठीक है। बिफोर प्रेगनेंसी अल्कोहलिक फादर का बहुत इम्पैक्ट आता है, आफ्टर प्रेगनेंसी अल्कोहलिक मदर बहुत ही इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। ड्रग्स बहुत ही और एक खतरनाक चीज़ जो बच्चे को बर्बाद कर सकता है उम्र में ही। एंड उसे छोड़ के सोच लो, मैंने इतना इमोशनली टॉर्चर फील किया है ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, मेरे इन लॉज वाले मारेंगे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देंगे, तो क्या होगा, बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं तो ख़त्म हूँ, फिर उसके साथ बच्चा भी गया। तो ये एनवायरनमेंट था, मैंने एक छोटा स्टोरी के साथ बताया, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं, अरे ये ना रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली इतना जल्दी जल्दी लिखा गया, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको पॉइंट्स मार के चलना, नहीं तो बोलोगे मैम सारा काटा हुआ है कैसे लिखें। फर्स्ट पॉइंट, द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बोल दिया ना, मैं इमोशनली डैमेज हूँ तो मेरा बच्चा क्या होगा, और ड्यू टू दिस रीजन एवरी टाइम विद इन 3 to 4 months के अंदर क्या हो जाता है, हमारा बच्चा बर्बाद होता है, या फिर बच्चा क्या बोलते हैं उसको, एबॉर्शन करवाना पड़ता है, अरे 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 मिसकैरेज, राइट, मिसकैरेज होता है, ठीक है। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिशमेंट इन द उम्ब, अगर सोच लो एक साथ ट्रिपलेट हैं, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, और क्वाड्रिपलेट हैं, 4 बच्चे हैं, अगर न्यूट्रिशन उस हिसाब से नहीं मिला, क्योंकि बॉडी तो एक ही है तो न्यूट्रिशन तो ज़्यादा चाहिए ना, 4 बच्चों को संभाल रही है पेट के अंदर ही, तो वो नहीं मिला तो बच्चे क्या हो जाएंगे, उनमें से ही कुछ कंडीशंस मैं बता सकती हूँ। सोच लो एक बच्चा उनमें से बहुत स्ट्रांग है, बाकी सारे वीक हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा बताओ, उनको खा जाएगा। बोलोगे मैम खाता कैसा है, अरे एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी, ये बायोलॉजी के फॉर्म्स में रहता है, मेडिकल में पढ़ा जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी, ठीक है। और अगर मूवी देखना चाहते हो, एक मूवी भी है, नाम याद नहीं आ रहा है, नागा चैतन्य का एक मूवी है जहाँ पे ट्विन ब्रदर बन के काम करेंगे, बट एक ब्रदर जिंदा रहेगा और एक ब्रदर बचपन से ही उसके बॉडी में लेफ्ट हैंड में स्ट्रांगली प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वैसा एक मूवी है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट और क्लियर हो जाती है इस लाइन के लिए। चलो, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द फीटस विद इन द वूम्ब ऑफ द मदर, देखो फीटस मतलब बेबी, फीटस मतलब बेबी, फोएटस भी लिखा जाता है, फीटस भी लिखते हैं, बेबी भी लिख सकते हो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अभी सोचो चीप क्वालिटी का खाना लेके आते, चीप बहुत ही मतलब खराब वाला खाना है, क्वांटिटी में भी कम है, तो ऐसा खाना अगर मदर को दिया जाता है, मदर के थ्रू ऊम्ब तक जाता है, ऊम्ब के अंदर बच्चा है, तो बच्चा धीरे 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 कम वेट वाला बच्चा पैदा होगा, जिसका IQ भी खत्म हो जाएगा, IQ भी कम रहेगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी कम रहेगा। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी इश्यूज है, जस्ट लाइक ट्यूमर है, कैंसर है, एड्स है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, TB है, तो ये अस्थमा का इश्यूज है, तो वो सारे ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, या फिर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बच्चे का मतलब जन्म होने का कैपेसिटी भी कम हो सकता है, प्लस वो फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा। फर्टाइल मतलब अगर वो बच्चा पैदा भी होता है, उसके कुछ गुण जैसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होगा, वो नेक्स्ट वो जब बड़ी होगी
आइदर वो मदर बन सकती है, मदर नहीं भी बन सकती है। अगर लड़का है तो नपुंसक भी हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है और स्टेराइल मेल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस होते हैं। कभी कभी नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी होता है। एनी डैमेज और एक्सीडेंटली अगर कुछ हो तो उसमें भी बच्चे को चोट लग सकता है। ठीक है। एनवायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, देखो वो तो था प्रेगनेंसी पीरियड में, ये आया आफ्टर बर्थ। एनवायरमेंट कौन सा बच्चों को दिया जाता है या किस टाइप का एनवायरमेंट? एनवायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट सच एज, देखो फिजिकल एनवायरमेंट जहाँ पे बच्चा बाहर जा रहा है सीख रहा है, सोशल एनवायरमेंट जब लोगों के साथ मिल रहा है जुल रहा है, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट जिसके वजह से उसका दिमाग में जो भी थिंकिंग आ रहे उसको वो कंट्रोल कर रहा है, कैपेसिटीज़ को वो डेवलप कर रहा है या वीक कर रहा है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है, जहाँ पे उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मतलब फूड क्लॉथिंग शेल्टर, शेल्टर मतलब घर जगह रहने के लिए। जियोग्राफिकल कंडीशन, अरे मैं सोच लो ना पहाड़ में रहती हूँ, पहाड़ी हूँ मैं, तो मैं अलग दिखूंगी, अलग मेरे बिहेवियर होंगे। मैं रहती हूँ सी बीच के एरिया में, मेरा खाना पीना अलग होगा, मेरा बिहेवियर भी अलग होगा। मैं रहती हूँ पूरा ही ठंडे जगह पे, अलग होगा। तो डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग, भौगोलिक जो एरियाज होते हैं और अवस्थाएं होती हैं उसके हिसाब से भी हमारा रहन सहन और बिहेवियर, देखना चलना फिरना, लुक, ग्रोथ, डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सोशल लॉज, सोसाइटी के लॉज होंगे, सोशलाइजेशन में पढ़ा था, वही पॉइंट है, सोशल लॉज एंड कस्टम्स को कैरी करता है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एसोसिएटेड विद, जस्ट लाइक साइकोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट किससे होता है? लव। ठीक है। आपके पास अगर ऐसा कोई पर्सन है, वो चाहे आपका मदर फादर पार्टनर या फिर आपके बच्चे या फिर कोई भी भाई बहन कोई भी है, या फिर गॉड को ही चाहते हो तो गॉड ही है, तो आप जिस टाइप का उनके साथ रहोगे उस अकॉर्डिंग, अगर हैप्पी हैप्पी रहना शुरू किए तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। डिप्रेस्ड रहना शुरू करते हो तो आप भी धीरे धीरे अगली दिखोगे, डार्क सर्कल्स होगा, फेस खराब दिखेगा, आप बहुत ही वीक फील करते रहोगे। अगर वही फीलिंग ना आए, वही फीलिंग मतलब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम भी मेरे लिए करोगे, ऐसा टाइप का फीलिंग रहना चाहिए। ठीक है। अफेक्शन लव केयर सब कुछ होना चाहिए। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इससे रेगुलेटेड होते हैं और बच्चों को ये नीड बहुत ज़्यादा होता है। ओके, क्या हम क्लियर हैं? चलो कुछ कुछ लिख के आना तो, ठीक है, एक आध क्वेश्चन लिख के आना, मुझे दिखाना, ठीक है, जैसे लिखने को बोला गया उस अकॉर्डिंग ही लिखना। चलो, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता है स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग आपके वो टिप टॉप वाले पेन होते हैं ना, उसके अंदर रहता है स्प्रिंग, या फिर आप परफ्यूम यूज़ करते हो ना, वहाँ पे भी मतलब स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है। सो ये स्प्रिंग का जैसे कॉइलिंग है ना, 1 2 3 4 5, ओके, तो ये कॉइलिंग देखो कैसा दिख रहा है, कि लग रहा है ये कॉइलिंग राउंड ही राउंड ऐसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और एक कॉइलिंग दूसरे कॉइलिंग के ऊपर ओवरलैप्ड है, एक के ऊपर दूसरा कॉइल और दूसरा रिंग ओवरलैप्ड है। तो फर्स्ट ही मेक्स एडवांस इन दिस वे। ठीक है, देखो एडवांस कर रहे हैं हम, ये एडवांस है, बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन। देखो एक चीज़ नोटिस करना, फिर से डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, एक नोटिस करो, 1, देखो मैं पीछे मुड़ने वाली हूँ अभी, ये हो गया पीछे बैक, अगेन मैं आगे एडवांस गई, फिर बैक, फिर एडवांस जा रही हूँ, फिर बैक, फिर एडवांस जा रही हूँ, फिर बैक। ठीक है, फिर से इधर ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये मैंने आगे गई, फिर नीचे आ रही हूँ, फिर ऊपर गई, नीचे आ रही हूँ। ठीक है, सो ऊपर जो जा रहे हो ये एडवांस है, नीचे जो आ रहे हो किसी चीज़ को भूल ना जाओ या किसी चीज़ को बुरा ना लगे, फिर से सीखने को मौका मिले, इसलिए नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, थोड़ा नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो। तो इसे बोलते हैं आपको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस पॉइंट से शुरू होता है और ऐसे ही चलते रहता है, यहाँ से जहाँ पे आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक साथ, इसलिए डायग्राम बनाया गया। और हर एक डायग्राम का नाम है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट ए स्ट्रेट लाइन, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट ए स्ट्रेट लाइन। स्पाइरल बोला गया, सर्कल मत बना देना, सर्कल नहीं है, सर्कुलर नहीं है, स्पाइरल है।
हेरिडिटी क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ऑब्वियस है, मेरे पापा जैसे हैं मुझे भी वो कैरेक्टर मिलेगा, या मेरी मदर जैसी है वैसा कैरेक्टर मिलेगा, या दोनों के मिक्स से मुझे कैरेक्टर्स मिलेंगे। ये हेरिडिटी होता है, इसी से ह्यूमन पर्सनालिटी बिल्ड होता है। हेरिडिटी इज व्हाट ए पर्सन इज बॉर्न विथ। हेरिडिटी का मतलब होता है जो इनबॉर्न कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। मेरी मदर बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, सो दैट आई हैव ऑल्सो दिस क्वालिटी, तो मेरे पास भी वो क्वालिटी आ गया। उस क्वालिटी को आगे बढ़ाना है या रोक देना है, ये एनवायरमेंट डिसाइड करेगा, मेरा सराउंडिंग डिसाइड करेगा। समझ आ गया होगा। ऑल द क्वालिटीज दैट ए चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। अभी बताया था, जो बच्चों के पास गुण आते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो बचपन से मिलते हैं या फिर बर्थ से मिलते हैं, जन्मजात होती है, वो अगर माता पिता से मिले हैं तो उसे हेरिडिटी बोलते हैं। at the time of conception मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल germ cells बोल लो या स्पर्म एंड एग बोल लो, स्पर्म प्लस एग दोनों मिक्स हो गए तो क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। और इस एग को हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, जिससे धीरे धीरे सेल डिवाइड होते होते इतना बड़ा सेल मास बन जाता है कि उसके बाद बेबी डेवलप होने के लिए वो रेडी होता है। और हर एक सेल के पास कैपेसिटी होता है टोटिपोटेंसी का। टोटिपोटेंसी क्या है, पोटेंशियल कैरेक्टर टू डेवलप इनटू ए पोर्शन, कोई एक पोर्शन का। ठीक है, जैसे एक पेड़ का कोई एक छोटा डाली अगर काट दो, फिर से वो बड़ा कुछ बन जाए या बड़ा प्लांट बन जाए, वैसा ही कुछ। ठीक है, जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम। जाइगोट मतलब समझे, इधर देखो स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है और ये है एग। ठीक है, दोनों के पास ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके पास जो न्यूक्लियस है ना, ऐसे ह्यूमंस में क्रोमोसोम रहता है 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स रह सकते हैं। तो अगर सोचो फादर से 46 पूरा आ जाए, मदर से 46 पूरा आ जाए, ले नहीं सकता ना बच्चा, क्योंकि उसको तो कांस्टेंट रहना है 46 में। तो ये कैरेक्टर हो जाता है हाफ हाफ, 23 इसको बोलते हैं एन नंबर। दोनों जब मिक्स हो जाए तो 2n बनता है, 2n इक्वल्स टू 46 है। एंड ये 2n जो पीरियड है इसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट, जाई मीन्स टू सेल जब मिक्स हो गए तो एक कंप्लीट फर्टाइल एग बना, वो फर्टाइल एग को बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अभी देखो एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग एक्सेप्ट मतलब वंस जीन। मतलब इस एनवायरमेंट में सब कुछ प्रेजेंट है बट जीन नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी। एनवायरमेंट के अंदर का जो चीज़ है वो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग, बट एनवायरमेंट के पास जीन नहीं है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जीन को इन्फ्लुएंस करता है वो एनवायरमेंट होता है या पर्यावरण होता है। ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा दिया गया है। हेरिडिटी मतलब नेचर, आपका जो पर्सनालिटी बनाता है। एनवायरमेंट मतलब नर्चर। हेरिडिटी मतलब टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली एक्वर्ड फैक्टर। एक्वर्ड मतलब जिसमें अधिग्रहण आता है या फिर जो चीज़ पूरा ही बाय बर्थ मिलता है। और इसका मतलब है आपके पूरे लाइफ में आपको जो जो कैरेक्टर मिले हैं वो हेरिडिटी से आए हैं। एनवायरमेंट उसी कैरेक्टर्स को जो टोटल कंडीशंस के साथ मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफिकेशन दे सकता है आपके बिहेवियर को, वो एनवायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम फिर से आया, वुडवर्थ। देखो नाम क्या बोला, वुडवर्थ, WORTH, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने बोला है कि इक्वली दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो फॉर्मूला क्या बना वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, दैट इज अ फॉर्मूला D इक्वल्स टू H इंटू E, दैट इज अ प्रोडक्ट नॉट प्लस। अब लास्ट कंक्लूजन दे रही हूँ, ठीक है, कंक्लूजन दे रही हूँ इस पॉइंट के लिए। द नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स अफेक्टिंग था ना, उसी क्वेश्चन का मैं कंक्लूजन दे रही हूँ। नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स, ये जो नॉलेज है किसका, एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये जो दो चीज़ हैं, ये दोनों फैक्टर्स विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट इंडिविजुअल डिफरेंस। ये दोनों टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो देख सके एक बच्चे में क्या भिन्नताएं हैं दूसरे बच्चों से। ठीक है, कैसे एक बच्चा साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा नहीं, इंग्लिश में अच्छा है, सोशल स्टडीज़ में नहीं, हिस्ट्री में अच्छा है, जियोग्राफी में नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम ढूंढ सकते हैं। हैंस
टीचर मस्ट प्रोवाइड, उस बेसिस पे टीचर्स क्या देंगे, कॉन्जेनियल एटमोसफियर, उनके हिसाब से एटमोसफियर देना जिससे उनका ग्रोथ हो, ठीक है। और सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, समान देखना। द चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू एडप्ट द एनवायरमेंट, बच्चों को भी सिखाया जाएगा कि वो कोई भी एनवायरमेंट पे जाए उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अभी हिंदी में भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, इसको भी ऐड कर लेना। कैसे लिखोगे, किस सीक्वेंस में लिखोगे, पहले भी बोल चुकी हूँ। एम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कल जो टाइप्स ऑफ स्टेजेस लिखा था या डिफरेंसेस लिखा था उसके बाद ऐड कर दोगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में चलते जाए, फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगी कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट देखो, इसका एम क्या है। अच्छा, मुझे कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर देना। एम बड़ा है या ऑब्जेक्टिव्स? एम्स मतलब होता है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है उस गोल को पूरा करने का रास्ता, ठीक है। तो अब बताओ, एम्स बड़ा है या गोल्स? लक्ष्य बोलते हैं, और आपके एम्स को बोला जाता है आपका लक्ष्य, ठीक है। तो आपके उद्देश्य छोटे होते हैं, लक्ष्य बड़ा होता है, ठीक है। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य पे काम करना पड़ता है, तो उसी के ऊपर हम काम करें अभी। हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमारे लक्ष्य हैं, तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या क्या उद्देश्य को पूरा करना है। देखो 5 ही पॉइंट दिया होगा, 5 से 6। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बीइंग, एम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो एक इंडिविजुअल और एक इंसान का, बच्चे का विकास अच्छा होगा। टू चेक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, संपूर्ण विकास होगा इसके द्वारा। नेक्स्ट आया डेवलपमेंट ऑफ राइट पर्सनालिटी, विकास सही तरीके से अगर हो तो आपका पर्सनालिटी भी, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। डेवलपमेंट ऑफ गुड लीडरशिप, आप अच्छे लीडर बनेंगे जो सबको आगे लेके जाए, नेतृत्व, आपके अंदर नेतृत्व का गुण आएगा। गुण आने के बाद और क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका चरित्र गठन होगा यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप, नागरिक भी अच्छे बनेंगे, सोसाइटी के लिए अच्छे नागरिक बनेंगे। और ये प्रिंसिपल्स का डायग्राम है, छोटा छोटा करके बनाया गया है जो कल बता दिया गया था। सो इतने में कंप्लीट होता है आपका प्रैक्टिस तक का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे डिटेल्ड वे से इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, इन्फेंसी टोडलरहुड पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे चाइल्डहुड का स्टेज, पूरा डिटेल अभी क्वेश्चन वाइज जाना है। तो अब बस हमने कंप्लीट किया है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, अभी तक हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। इसके बाद और इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बाकी सब शॉर्ट है, तब जाके ये यूनिट कंप्लीट होगा, ठीक है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.